नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, अक्सर हम लड़ाकू विमानों की दुनिया में F-22 रैप्टर या F-35 की बात करते हैं। वो अपनी पीढ़ी के मतलब सबसे आगे माने जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने। और ये कोई सिर्फ कागजों पर मौजूद मिसाइल नहीं है। ये असल में एक ऐसी मिसाइल है जिसने, आप कह सकती हैं, युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित की है, हाल के रूस यूक्रेन संघर्ष में। बिल्कुल, इसने वो कर दिखाया है जिसने दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी हैरात में डाल दिया है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि इसने अमेरिका के सबसे उन्नत और सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को लगातार चकमा दिया है। वही पेट्रियट सिस्टम जिसकी एक यूनिट की कीमत करीब 1 से $1.5 बिलियन तक बताई जाती है और जिसे रूस के S-400 के लेवल का माना जाता है। जी हाँ, वही। और आंकड़ा ये है जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पिछले लगभग 2 सालों में यूक्रेन में पेट्रियट बैटरियां तैनात हैं। 2 साल से? हाँ, और इस दौरान रूस ने कई बार KH-69 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी पेट्रियट सिस्टम किसी एक KH-69 को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। एक भी नहीं? ये तो अ, अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, एक भी नहीं। ये सिर्फ मिसाइल की क्षमता नहीं दिखाता, बल्कि ये जो मौजूदा टॉप टियर एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी सीमाओं पर भी एक तरह से सवाल खड़े करता है। तो आज हमारी चर्चा इसी रूसी KH-69 मिसाइल पर केंद्रित रहेगी। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसकी तकनीकी खूबियों, यूक्रेन में इसकी सफलता के पीछे क्या कारण है और सबसे अहम, भारत के साथ इसका संभावित सौदा। हाँ, भारत के साथ संभावित सौदा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य यही समझना है कि ये मिसाइल आखिर इतनी घातक क्यों है, क्या राज है इसकी सफलता का, कौन सी तकनीक इसे लगभग अदृश्य सा बना देती है। और अगर ये तकनीक भारत को मिलती है तो इसके रणनीतिक मायने क्या होंगे, भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका युद्ध क्षेत्र प्रदर्शन। यूक्रेन में इसने जो किया है, खासकर पैट्रियट जैसे सिस्टम को भेदना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। हाँ, और सिर्फ पैट्रियट ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि दूसरे पश्चिमी सिस्टम भी इसे रोकने में कुछ खास कामयाब नहीं हुए हैं। 2 साल का समय तो काफी होता है किसी सिस्टम के लिए ढलने का, किसी नए खतरे के हिसाब से एडजस्ट करने का। वही तो। लेकिन KH-69 के मामले में ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाया। लगातार इस्तेमाल के बावजूद पैट्रियट का इसे ना रोक पाना, ये इसकी डिजाइन की सफलता को दिखाता है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, एक पैटर्न है। बिल्कुल, एक पैटर्न है जो इसकी तकनीकी श्रेष्ठता की तरफ इशारा करता है। इसने ये साबित किया है कि ये मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क को भेदने में माहिर है, जो शायद तेज उड़ने वाले खतरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में, जैसा आपने कहा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है, भारत से जुड़ी हुई। हाँ, रूस और भारत के बीच इस मिसाइल को लेकर एक संभावित बड़े सौदे की बात चल रही है। और बात सिर्फ मिसाइल बेचने की नहीं है। बताया जा रहा है कि रूस इसकी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, मतलब TOT, करने की भी पेशकश कर रहा है। ये चीज इस खबर को और ज्यादा अहम बना देती है। देखिए, सिर्फ हथियार खरीदना एक बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि भारत भविष्य में इस लेवल की मिसाइलें शायद खुद बना सके, या कम से कम इसकी जो मुख्य टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें अपनी दूसरी मिसाइलों में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और खबर ये भी है कि ये बातचीत सिर्फ मतलब हवा हवाई नहीं है। भारत की जो प्रमुख रक्षा कंपनियां हैं, जैसे BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइलें बनाती है, और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाँ, HAL जो लड़ाकू विमानों पर काम करती है, ये रूसी कंपनियों के साथ संपर्क में है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बारीकियों और डील की शर्तों पर। कह सकते हैं कि शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ एक विचार के स्तर पर नहीं है, ये एक सक्रिय संभावना बन चुका है। BDL और HAL का शामिल होना ये दिखाता है कि भारत इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। यानी सिर्फ मिसाइल लेना नहीं, बल्कि उसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना और भविष्य में बनाने की पूरी योजना पर शायद काम हो रहा है। जी। लेकिन अब आते हैं उस मूल सवाल पर जिसने सबको हैरान किया है। आखिर ये KH-69 इतनी घातक क्यों है? इसे क्यों कहा जा रहा है मिसाइलों का F-22 रैप्टर? क्या ये सिर्फ एक नाम है या वाकई कोई कनेक्शन है? ये तुलना काफी हद तक सटीक बैठती है।
हालांकि थोड़े अलग संदर्भ में। जैसे F-22 या F-35 हवा में अपनी स्टेल्थ क्षमता यानी लगभग गायब हो जाने की क्षमता के कारण दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं। हाँ, बिना पता चले। बिल्कुल। वैसे ही KH-69 दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंचने में माहिर है। इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार नहीं है। रफ्तार नहीं तो फिर क्या है? इसकी ताकत है इसकी छिपी रहने की क्षमता में, स्टिल्थ में। छिपी रहने की क्षमता। पर ये तो एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलें तो वैसे भी कम ऊंचाई पर रहने के लिए जानी जाती हैं। इसमें नया क्या है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये क्रूज मिसाइल है और वो भी सबसोनिक। सबसोनिक मतलब ध्वनि की गति से कम? हाँ, करीब 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक 1 से कम। ये बात पहली नज़र में थोड़ी अजीब लग सकती है, खासकर तब जब रूस के पास खिंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वही तो, खिलजाल जो मैक 10-12 तक जाती है, मतलब 12-14 हज़ार